साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज पार्ट नंबर 6 में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जब भी होती है ट्रैप कार्रवाई उस समय भी रिकॉर्डिंग होती है, तो जो डिमांड आती है उस टाइम पर तो उसके पर्सपेक्टिव में क्या चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली जो है हम चलते हैं बोर्ड पे बगैर टाइम गवाए। आज पार्ट नंबर 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे डिमांड का इम्पोर्टेंस जो कि अराइज होती है ट्रैप प्रोसीडिंग में। देखिए, मैंने यहाँ वर्ड यूज़ नहीं करा है वेरिफिकेशन, मैंने वर्ड यूज़ किया है ट्रैप। जब वेरिफिकेशन में डिमांड जो है कंफर्म होगी तो ये बनेगा बेसिस फॉर ट्रैप प्रोसीडिंग। और अगर ट्रैप में कोई डिमांड नहीं आती है, सिर्फ एक्सेप्टेंस या रिकवरी है, तो इसका हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को। तो कुल मिलाकर के जो चेन ऑफ इवेंट्स है उस पर हमें सस्पेक्ट क्रिएट करना है, उसको हमें जो है कॉम्प्रोमाइज करना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं एक तो लोकेशन के ऊपर, फिर किसने जो है अकंपनी किया परिवादी को, परिवादी कितने देर तक अंदर रहा, जो रिकॉर्डिंग है वो कितने मिनट की है, इसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कंप्लीट है या नहीं है, वॉइस में कोई छेड़ाखानी या कोई टेम्परिंग तो नहीं है, जो ड्यू कंप्लाइंसेस हैं कानून की वो हुई या नहीं हुई है, इसके अलावा एग्जैक्टली क्या कहा अक्यूज ने और क्या कहा परिवादी ने, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि कोई स्पेसिफिक डिमांड ना हो अक्यूज की और सजेस्टिव डिमांड जो है दे रहा हो परिवादी जस्ट टू इम्प्लीकेट दी कंसर्न अक्यूज। इसलिए जो पैरामीटर मैंने बताया आपको शुरुआत की क्लास के अंदर वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब वो जो कॉन्सेप्ट थे थ्योरेटिकली, अब वो यहां पर काम आएंगे इन द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। अब इसमें यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो शैडो विटनेस है और जो परिवादी है उसके बयानों में जो है विरोधाभास है इस पॉइंट पे, तो यह हम फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा शैडो विटनेस ने अगर डिमांड कंफर्म नहीं करी तो यहाँ फायदा मिल जाएगा। और कई बार ये भी होता है कि शैडो विटनेस ये बयान दे सकता है कि मैंने कुछ ना देखा ना सुना, तो उसका फायदा मिल जाएगा। क्योंकि अगर कॉरोबोरेशन नहीं हुआ स्टेटमेंट का और जो परिवादी के बयान है वो है सेल्फ इनकंसिस्टेंट, तो वहां पर फायदा हम ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है, इसको जो है आप नोट डाउन कर लो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखनी है हमें कि जो डिमांड है वो कितनी बार करी कंसेंट अक्यूज ने, क्या डिमांड रिपीटेटिव थी या नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट है। इसको जो है देखना होगा आपको और इसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन पूछना होगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर डिमांड मेड नहीं हुई है, इफ देयर इज नो डिमांड, डिमांड जो है सजेस्टिव है, तो वहां पर हम ऑब्जेक्शंस जो है दाखिल कर सकते हैं। कई बार इस बात की पॉसिबिलिटी भी होती है ट्रैप के अंदर कि परिवादी जो है जोड़ दे, जो मैंने आपको लिखाया भी है कि मेरा काम कर दो, मैं आपको रुपए देने को जो है तैयार हूं, या अगर आप रुपए के लिए तैयार नहीं है, वो मिला मिस्टर ए से, उस पर जो है दबाव बना रहा है कि आप साहब से बात करो, या मिला वो मिस्टर बी से, उस पर जो है दबाव बना रहा है कि आप साहब से बातचीत करो। तो इस तरह का जो ओवरहेट है, इस तरह की जो एविडेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर के जो लिंकिंग एविडेंस है अगर वो कंप्रेस्ड है या सस्पेक्टेड है तो इसका हम जो है फायदा ले सकते हैं। या कोई डिस्कस ही नहीं हुआ आपका ड्यूरिंग द ट्रैप प्रोसीडिंग, तो वहां पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। कोई आपकी स्पेसिफिक डिमांड नहीं है तो वहां पर हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ट्रैप की स्थितियां हैं उसमें जो कंसर्न अक्यूज्ड है उसका मोटिव और जो कंसर्न परिवादी है उसका मोटिव, इसके अलावा जो अदर सर्कमस्टेंसेज हैं जो अपन पढ़ते भी आ रहे हैं, पेंडेंसी ऑफ वर्क, एनिमिटी फैक्टर या एनिमोसिटी फैक्टर, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसी के आधार पर डिफेंस जो है वो थ्रो होता है। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं ताकि हमें इजी रहेगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछा आपने कि जाते ही अक्यूज ने पैसों की मांग की थी। अब परिवादी कहता है हाँ, और ऐसी कोई मांग नहीं है ट्रांसक्रिप्शन में जाते ही, तो इट इज क्रिएटिंग अ डाउट। क्लियर है। और अगर पैसों की मांग इंसेप्शन पे नहीं है,
सामान्य बातें हो रही हैं और दबाव दे रहा है बार बार परिवादी कि पैसे ले लो, मेरा काम कर दो, तो इससे क्या इन्फ्रेंस निकलेगा कि परिवादी चाहता था कि अक्यूज जो है हामी भरे कंसेंट कॉम्प्रोमाइज डिमांड के ऊपर। जैसे वो भरेगा हामी तो वहां पर डिमांड जो है कंफर्म हो जाएगी एंड इट वुड बी अ वेरी गुड केस फॉर हिम टू ट्रैप द कंसर्न इनोसेंट अक्यूज्ड। क्लियर है? तो इसलिए इस तरह की जो अलामत हैं उस पर विशेषता है, जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, जो एविडेंसेस हैं, जो फैक्ट्स हैं, इसको देखना होता है। जल्दबाजी में आपको रिएक्ट नहीं करना है, फाइल को ऑब्जर्व करो, उसके बाद जो है रेस्पॉन्ड करो और उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चंस को फ्रेम करो। क्लियर है? और इसके अलावा एक एग्जांपल हम और भी लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है ट्रैप में या कंसर्न प्रोसीडिंग में कि अक्यूज से रिकवरी कर ली पहले, जबकि जो फिनोप्थेलिन टेस्ट है ये बाद में हुआ। अगर रिकवरी पहले हो गई और टेस्ट जो है बाद में है तो ये वायलेशन है गाइडलाइंस का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। गाइडलाइंस है एन विजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। जजमेंट का डेट आप लिख लीजिए 3 फरवरी 2021। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि फाइल को पढ़ो, जितना फाइल को पढ़ोगे, जितना क्वेश्चंस को निकालोगे, उतना ही फायदा आपको मिलने वाला है। अगर डिमांड स्पेसिफिक नहीं है, डिमांड कॉम्प्रोमाइज है या स्थितियां इनकॉन्सिस्टेंट है, लेक ऑफ कोरोबोरेशन है, तो वहां पर जो है फायदा ले जाओगे। क्लियर है बात ये? अब इसी के साथ साथ एक चैप्टर अपन यहां और भी कवर कर रहे हैं जो कि जुड़ा हुआ है एक्सेप्टेंस से। बहुत ही स्मॉल चैप्टर है। मोटी मोटी बात क्या है एक्सेप्टेंस को लेकर के, अगर आपका फिनोप्थेलिन टेस्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब पैसों को आपने छुआ है। क्लियर है? अब यहां पर हमें प्रोबेबल डिफेंस जो है रेज करना होगा। अगर आप रेज नहीं करोगे तो मारे जाओगे। एक बात याद रखना, एक्सेप्टेंस खंडित नहीं करा तो प्रिजम्पशन आएगा धारा 119 सब क्लॉज जी बीएसए का। अब कॉमन थ्योरीज क्या है कि अक्यूज जो है पैसे नहीं चाह रहा था और ना ही पैसे जो है मांग रहा था। कंसर्न परिवादी आया और पैसे जो है फेंक कर भाग गया। इतने में टीम आ गई, टीम ने कहा भाई पैसे गिनो, तो जिस कारण से पैसों पर जो रंग था या केमिकल था वो हमारे हाथ में आ गया। और ये एक प्लॉजिबल आंसर है रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस। या कई बार ऐसा भी होता है कि जो कंसेंट परिवादी है वो रख गया पैसे टेबल के ऊपर, इतने में टीम आ गई, टीम ने कहा भाई नोट को गिनो। जैसे गिनवाएंगे नोट को वो बिफोर द टेस्ट, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि जो प्रोसीडिंग्स है एक्सेप्टेंस की, इट बिकम्स डाउटफुल, हाईली कॉम्प्रोमाइज, और वहां पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। क्लियर है? तो एक्सेप्टेंस को लेकर के आप 4 बातें लिख लीजिए। पहली बात तो जो रिकवरी है वो कहां से हुई है, ये महत्वपूर्ण है। और एक्सेप्टेंस को लेकर के आपको प्लॉजिबल डिफेंस देना होगा और डिफेंस एविडेंस जो है रखने होंगे। और आपको ये साबित करना होगा कि मनी आपने एक्सेप्ट नहीं करी है, या तो ये ग्राफ्ट हुई है या ये थ्रस्ट हुआ है, मनी थोपा गया। अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं देंगे कोर्ट में या स्टैंड लेके नहीं चलेंगे तो वहां पर नुकसान जो है खा जाएंगे अपन। क्लियर है? और अगर रिकवरी आपके पर्सन से नहीं है, रिकवरी जो है टेबल से या किसी अलमीरा से है या किसी ओपन प्लेस से है, तो वहां पर भी डाउट जो है क्रिएट होता है। क्लियर है? पर ये ध्यान रखना कि अगर रिकवरी पहले हो गई उसके बाद में जो है टेस्ट है, तो वहां पर एक फिट केस है, 100% बाद में कर रहा हूं टू क्लेम द एक्विटल। क्लियर हो गया बात अपने को? तो ये इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चनरीज है जो मैंने आपको नोट डाउन करा दी है कि जब होती है ट्रैप कार्रवाई, उसमें जो भी डिमांड है, एक्सेप्टेंस है, रिकवरी है, उसको लेकर के हमें क्या क्या चीजें जो है ध्यान में रखनी है और किस प्रकार जो है क्वेश्चंस पूछने हैं। क्लियर है बात ये? तो क्वेश्चंस जो है बनाने पड़ेंगे आपको, तभी जो है पैदा होगी इनकंसिस्टेंसी। अगर क्वेश्चंस नहीं बनाओगे तो आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। क्लियर है? और जितना आप पैदा करोगे इनकंसिस्टेंसी, उतना ही आपको रिलीफ मिलेगा केस में। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे मान लीजिए परिवादी कहता है कि जो नोट रिकवर हुए हैं वो है 8,000 रुपए के। इसके विपरीत जो अन्य गवाह है, मान लीजिए शैडो विटनेस है, वो कहता है कि साहब जो रिकवरी हुई है वो हुई 7,000 रुपए की। तो ये आ गया डाउट। तो इसलिए फाइल को पढ़ना पड़ेगा और मौके पर जो है जिरे को करना पड़ेगा ताकि इफेक्टिवली जो इनकॉन्सिस्टेंसी है उसको पैदा कर सके। क्लियर है? हर केस के अपने अपने फैक्ट्स हैं। ये सिर्फ एक इलिस्ट्रेशन है, ये एक तरीका बताया गया आपको ताकि इसको समझ करके आप अपने केस में जो है तैयारी कर सकें और आपको कोई प्रॉब्लम जो है क्रिएट ना हो और आप एक सस्टेनिंग डिफेंस जो है रिकॉर्ड पर रख सकें। क्लियर हो गया अपने को? तो ये जो है आप नोट डाउन कर लीजिए और अपन जल्दी मिलेंगे अगले पार्ट में।